हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीली हरित शैवाल के बारे में पढ़ा दिया था। अब हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोटिस्टा जगत। मोनिरा जगत हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब पढ़ते हैं, हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत हम पढ़ेंगे। मोनिरा जगत हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन कौन से किन्हें किन्हें रखा गया है। तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर सबसे पहले तो क्राइसोफाइट आते हैं, फिर डायनोफ्लेजेलेट, फिर यूग्लिनाइट। क्राइसोफाइटा को रखा गया है और डायनोफ्लेजेलेट को रखा गया है। डायनोफ्लेजेलेट और उसके बाद आते हैं यूग्लिनोइड। इनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। और अपंक कवक भी प्रोटिस्टा जगत में आएंगे। और प्रोटोजोआ, ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखे गए हैं। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनोइड, अपंक कवक और प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। अगर हम बात करें इनकी, ये कैसे होते हैं? परभक्षी होते हैं। परभक्षी क्या होते हैं? जो जीव को मारकर या उनका शिकार करके क्या लेते हैं? पोषण लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम परभक्षी। और जो अवपंक कवक होते हैं, वे कैसे होते हैं? ये भी परपोषी प्रोटिस्टा होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? मर्तोपजीवी। ये परपोषी होते हैं, लेकिन कैसे है परपोषी? मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी का मतलब है जो मरे सड़े गले कीड़ों से अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। यानी कि मरे जीव से क्या करते हैं? अपने भोजन प्राप्त करते हैं। उसे क्या कहते हैं? मर्तोपजीवी। और स्वपोषी प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट और यूग्लिनाइट, ये कैसे होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइटा के बारे में, लेकिन इससे पहले हम प्रोटिस्टा जगत जो आएंगे वो कैसे होंगे? एकल कोश के होंगे और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं यानी कि इसमें सारे कोशिकांग मिलेंगे। कैसे होंगे ये? एकल कोश के और यूकैरियोटिक। एकल कोश के और यूकैरियोटिक होते हैं। और सवच और सांप और एलवणीय यानी कि लवणीय और एलवणीय दोनों जल में मिलेंगे। लवणीय और एलवणीय दोनों जल में मिलेंगे। तो प्रोटिस्टा जगत में पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिनाइट, ये किस में आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। पैरामीशियम, और अमीबा और यूग्लिनाइट, ये किस में आएंगे?
ये प्रोटिस्टा जगत में आएंगे। प्रोटिस्टा जगत में आएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्राइसोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट क्राइसोफाइट क्या होते हैं? क्राइसोफाइटा में जो आएंगे ये क्राइसोफाइटा में डाईएटम और डेसिमिट यानी कि सुनहरे शैवाल। क्राइसोफाइटा में डाइटम और डेसिमिट सुनहरे शैवाल को रखा गया है, यानी कि क्राइसोफाइटा में डाइटम भी आएंगे और डेसिमिट भी आएंगे। नंबर 1 पॉइंट हो गया। इसमें डाइटम भी आएंगे और डेसिमिट यानी कि सुनहरे शैवाल भी आते हैं क्राइसोफाइटा के अंतर्गत। डाइटम और डेसिमिट को भी रखा गया है। ज़्यादातर मिलेंगे वो कैसे होंगे? डाइटम मिलेंगे, और ये भी लवणीय और अलवणीय यानी कि साफ जल में मिलेंगी। जहाँ लवणीयता कम होगी वहाँ मिलेंगी, और जहाँ लवणता ज़्यादा होगी वहाँ भी मिलेंगी, यानी कि साफ जल और गंदा जल दोनों में मिलेंगे। लवणीय और अलवणीय दोनों जल में क्या होंगे? पाए जाएंगे। और जो डाइटम है, डाइटम जो होंगे ये क्या होंगे? एक प्लावक है। प्लावक किसे कहेंगे? जो समुद्र के किनारों पर मिलेंगे उसे हम प्लावक बोलते हैं, लेकिन जो अंदर मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? तरुणशील। तो ये क्या है? एक प्लावक है। प्लावक कैसे हैं? यानी कि ये स्वपोषी हैं, तो कैसे होंगे? पादप जैसे। क्या यानी कि स्वपोषी यानी कि पादप क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ये कैसे होंगे? पादप प्लावक जैसे होंगे। ये पादप प्लावक होते हैं। और जो जल में पाए जाएंगे, अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी पर 72% जो होगा वो जल पाया जाता है, लेकिन 30 से 35% लगभग कितना मिलता है? स्थलमंडल मिलता है। और जलमंडल कितना मिलता है? 70% मिलता है। तो 70% मतलब जो 50% मुख्य होंगे ये पाए जाएंगे डाइटम समुद्र में। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? ये जलमंडल में का क्या है? मुख्य उत्पादक है। यानी कि 50% जल का क्या बनाएंगे? 50% जल में ये मिलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, ये जलमंडल में मुख्य उत्पादक हैं। जलमंडल में क्या है? मुख्य उत्पादक। यानी कि 50% जो जल मिलेगा उसमें ही पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी कोशिका भित्ति की। जो कोशिका भित्ति होगी ना कि बहुत कठोर मिलती है, जो आग, अम्ल और उच्च ताप को क्या कर लेती है? सहन कर लेती है। यानी कि आग भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, आग पड़ो या अम्ल हो या उच्च ताप हो, उसकी भित्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी कठोर होती है उसकी कोशिका भित्ति, क्योंकि वो उस पर सिलिका का आवरण होता है। तो कोशिका भित्ति कैसी मिलेगी इनकी? कठोर होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? कठोर होती है, जिस पर जो सिलिका SiO2
का आवरण होता है जिस पर आग, अम्ल या उच्च ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोशिका भित्ति क्या होगी, इनकी कठोर होती है जो सिलिका के आवरण से बनी होती है, और आग, अम्ल, उस ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये कोशिका भित्ति का नाम क्या है, फ्यूस्यूल। फ्यूस्ट्यूल नाम है इसका। कोशिका भित्ति का नाम क्या है, फ्यूस्ट्यूल। सिलिका का आवरण होता है इस पर। तो क्रायोफाइटा के बारे में हम पढ़ लिया। क्रायोफाइटा क्या है, इसमें डेस्मिड और डायटम मिलते हैं, और कहाँ पर मिलते हैं, ज़्यादातर इसमें डायटम मिलेंगे। और डायटम ये लवण और अलवणीय दोनों जल में पाए जाते हैं डायटम। और ये कैसे होते हैं, ये पादप प्लावक होते हैं। जो अपना प्लावक का मतलब है जो समुद्र के किनारे पर मिलते हैं, जो अंदर मिलेंगे उसे क्या कहें हम, तरुणशील कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, सुपोष होते हैं। तो कैसे मिलेंगे, ये पादप प्लावक होते हैं एक तरह के। और ये जलमंडल में क्या है, मुख्य उत्पादक है, यानी कि 50% जो जल में मिलेंगी तो यही मिलते हैं डायटम। कोशिका भित्ति कैसी होगी, कठोर। किस कारण होती है, सिलिका के कारण, यानी कि सिलिका का आवरण होता है जिस पर आग, अम्ल, उच्च ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कोशिका भित्ति का नाम क्या है, इसकी फ्यूस्ट्यूल। कोशिका भित्ति का नाम क्या है, फ्यूस्ट्यूल। अब हम बात करते हैं जो ये साबुनदानी के समान होती हैं। कैसी संरचना होगी इनकी, साबुनदानी के समान। संरचना कैसी होगी, साबुनदानी के समान। कुछ इस तरह की संरचना होती है, जैसे साबुनदानी होती है जिसमें साबुन रखते हैं, तो ऐसी इनकी क्या होती है, संरचना होती है। जिसके ऊपर की को हम एपिथीका और नीचे की हाइपोथीका। तो डायटम की, साबुनदानी की, डायटम की संरचना जो होगी वो साबुनदानी की जैसे होगी, जिससे ऊपरली जो सतह होगी उसे एपिथीका, और जो नीचे की होगी उसे हाइपोथीका बोलते हैं। ये कैसी होती है, साबुनदानी के समान होती है। डायटम की संरचना कैसी होगी, साबुनदानी की जैसी होगी। अब हम बात करें डायटम मर्दा 6 पॉइंट हो गया। 8th पॉइंट, जो डायटम है ये करोड़ों जैसे ये डायटम समुद्र में रहेंगे और ये मरते रहेंगे, तो ये एक इनमें समुद्र में एक जमाव के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मरते रहेंगे तो नीचे धरती में बैठते रहेंगे, समुद्र की सतह से क्या होंगे, अंदर चले जाएंगे। जैसे ही मरते रहेंगे करोड़ों वर्ष के बाद भी इनकी कोशिका जो भित्ति होती है वो नष्ट नहीं होती है। करोड़ों वर्षों बाद भी इनकी कोशिका भित्ति ऐसी की ऐसी निकलती है, क्योंकि वो बहुत कठोर होती है। इसलिए क्या होती है, इनकी कोशिका भित्ति, डायटम तो मर जाते हैं लेकिन इनकी कोशिका भित्ति का क्या, कोशिका भित्ति बच जाती है। कोशिका भित्ति ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। तो इनकी कोशिका भित्ति का उपयोग किया जाता है। जैसे ये समुद्र है, ये समुद्र की सतह है, और डायटम मरते रहेंगे और यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति क्या होगी, नष्ट नहीं होती। कोशिका भित्ति क्या होगी, इनकी नष्ट नहीं होती। तो कोशिका भित्ति का जो बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे, डायटमी मर्दा। जो बची हुई कोशिका भित्ति होती है उसे क्या बोलेंगे, डायटमी मर्दा, यानी कि डायएटोमाइट भी कहते हैं उसे। डायएटोमाइट या डायएटमी मर्दा। या मर्त डायटम भी बोल देते हैं। ये क्या है, मर्त डायटम।
तो करोड़ों वर्षों के बाद इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, नष्ट नहीं होती। तो इन कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती तो इनका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, इन्हें उपयोग में ले लेते हैं। डाइएटमी मर्द का क्या करते हैं, उपयोग। तो किस किस चीज़ में इन्हें उपयोग करते हैं, एक तो पेंट करने में और पॉलिश करने में, और सिरप को छानने में, टूथपेस्ट बनाने में, और प्रदूषक के रूप में। प्रदूषक सूचक के रूप में। तो ये इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं पेंट करने में, पॉलिश करने में, सिरप को छानने में, टूथपेस्ट में और प्रदूषक सूचक के रूप में। तो क्या करते हैं ना, उपयोग में लेते हैं। उसके बाद जो इनके एग्जाम्पल है वो क्या है, कौन कौन से आइटम जो उपयोग में आती है पेंट पॉलिश करने में, वो है डाइसिरेटम, नेविक्यूला और सिम्बेला। तो ये क्या है, जो उपयोग में आती है पेंट पॉलिश, सीरम छाने, टूथपेस्ट। जो बची हुई डाइटम मर्दा है, यह डाइसिरेटम, नेविक्यूला और सिम्बोला। उसके बाद इसके बारे में हमने पढ़ लिया क्राइसोफाइटा में, डाइटम के बारे में कि क्या होते हैं। लवण और लवणीय दोनों स्थान में मिलते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है, साबुनदानी जैसी होती है, जिसे ऊपर की सतह को हमने एपिथेलियल और नीचे के हाइपोथेलियल बोला। तो ये तो पढ़ा हमने क्राइसोफाइटा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। अब अगला जो पढ़ेंगे हम वो प्रोटिस्टा जगत में डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट है क्या, डायनोफ्लैजिलेट का मतलब है, डायनो मैंने दो और फ्लैजिलेट मैंने कसाबिका, यानी कि दो कसाबिका मिलेगी इसमें। डायनो मैंने दो, फ्लैजिलेट मैंने फ्लैजिले यानी कि कसाबिका। इसमें क्या मिलती हैं, दो कसाबिका मिलती हैं। डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाबिका मिलती है, एक तो लंबवत मिलेगी जिसे सेल्कस कहते हैं, एक अनुप्रस्थ मिलेगी जिसे एन्यूलस कहते हैं। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन ऐसा होता नहीं, बस मैंने इसमें लंबवत समझाई। जो कसाबिका मिलेगी, एक लंबवत मिलती है जिसे एल्कस बोला, और एक अनुप्रस्थ मिलती है जिसे एन्यूलस बोला। तो दो मिलेगी क्या इसमें, फ्लैजिला। उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। इसका कलर, तो अगर हम इसका कलर की बात करें, ये कैसे होंगे, पीले। तो डायनोफ्लैजिलेट की बात कर रहे थे हम। इसमें क्या होती है, दो कशाबिका पाई जाती है, एक तो लंबवत सेल्कस मिलेगी, एक अनुप्रस्थ मिलेगी जिन्हें एन्यूलस बोलते हैं। ये कैसे रंग के होंगे, पीले, लाल, भूरे, हरे, नीले रंगों के कैसे होते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। इस कारण ये क्या होते हैं, अलग अलग कलर के हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। कोशिका भित्ति कैसी होगी, इनकी कठोर होगी। कोशिका भित्ति कैसी होगी, इनकी कठोर होगी, जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। मतलब इतनी कठोर नहीं होगी जितनी क्राइसोफाइटा में, तो लेकिन उससे कम होगी, जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होगी, जिस कोशिका भित्ति का नाम हमने लोरिका कहा। उसके बाद इनमें क्या होती है, जैव संदीप्ति दिखाई देती है, यानी कि कैसे होते हैं, जैव संदीप्ति होती है, यानी कि ये जगमगाते हैं, जिसके पायरोडीनियम के कारण ये क्या होते हैं, जगमगाते हैं। क्या होता है इनमें, पायरोडीनियम, जिसके कारण ये क्या होते हैं, जगमगाते हैं।
उसके बाद 5वां पॉइंट है, समुद्र में तरंगे कैसी होती है, लाल होंगी इनकी तरंगे, यानी कि समुद्र में कैसी होंगी, लाल तरंगे इनकी दिखाई देती हैं, तरंगे लाल होंगी। पूरा समुद्र लाल नहीं होता, लेकिन तरंगे कैसी होती है, लाल होती है, जिन्हें लाल ज्वार भी बोलते हैं, यानी कि रेड टाइड भी कहते हैं। किस कारण होती है, जिम्नोडियम और गोनिया लैक्स के कारण क्या होती है, इनकी लाल तरंगे दिखाई देती हैं समुद्र में। तो ये डायनोफ्लैजिलेट के बारे में हमने पढ़ लिया, और डायनोफ्लैजिलेट हमने पढ़ लिया प्रोटिस्टा जगत में, और क्रायोसोफाइटा के बारे में पढ़ लिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और इससे आगे का हम कल को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर मैं आज का टॉपिक एंड करती हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद।